हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम यू टू अवर चैनल फिजिक्स बाय निखिल राज। ये जो लेक्चर होने वाला है, ये नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है जो हम आरपीसी पीजीटी फिजिक्स का कोर्स कर रहे थे। ठीक है, पीजीटी फिजिक्स बेसिकली वो कोर्स है जिसमें एनवीएस का कवर होगा, केवीएस का कवर होगा। बाकी जो तुम्हारे कितने जो भी पीजीटी एग्जाम है उसके लिए ये कोर्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। बाकी जिन भी एग्जाम के अंदर ये टॉपिक आएंगे तो उन एग्जाम के लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स जो चैप्टर था उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली थी। इस लेक्चर के अंदर हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यूक्लियर। मतलब ये जो चैप्टर है तुम्हारा बेसिकली न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में होने वाला है, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी। यहाँ पे मैंने इसका सिलेबस मेंशन कर दिया है, जो आरपीसी फिजिक्स का सिलेबस है। एक बार मैं उसके हिसाब से थोड़ा सा चल रहा हूँ और इसके अंदर कौन से टॉपिक अपने कवर करेंगे वो आप देख सकते हैं। न्यूक्लियस, साइज, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, न्यूक्लियर रिएक्टर, रेडियो एक्टिविटी, लॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, अल्फा बीटा एंड गामा डी के। इतने सारे टॉपिक अपने कवर करेंगे। वन बाय वन प्रत्येक टॉपिक की बात होगी, उसे डिस्कस किया जाएगा, उससे रिलेटेड फॉर्मूला लिखा दिया जाएगा, स्किप कुछ भी नहीं होगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इस पे एक प्रॉब्लम लेक्चर हो जाएगा जिसके अंदर हम इस पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस थोड़ी कर लेंगे। काफी स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर बाइलैंग्वेल लेक्चर होने चाहिए। बाइलैंग्वेल मतलब हिंदी में भी हो, इंग्लिश में भी हो। देखो मैं समझा पूरा हिंदी में ही रहा हूं, पर थोड़ी बहुत इंग्लिश जो है लिखने का जो तरीका है वो ऑलमोस्ट इंग्लिश में ही रहता है। ठीक है, तो मैं और ट्राई करूंगा कि आपके लिए मैं उसको थोड़ा सा और इंप्रूव करूं और कुछ टर्म मैं हिंदी में लिखूं और कुछ टर्म मैं इंग्लिश में लिखूं। पर मैं प्रीफर करता हूं कि जैसे फिजिक्स के जो वर्ड है, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी हो गई, जिसे आप स्किरियता कहेंगे, नाभिक कहेंगे, इनको मैं इंग्लिश में लिखना ही प्रीफर करता हूं। फिर भी मैं थोड़ा और ट्राई करूंगा, थोड़ा आप अपनी ओर से ट्राई करना। फिर भी आपको इशू लगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि सर अभी भी हमें हिंदी के साथ इशू आ रहा है, तो आप थोड़ा इसको और हिंदी में मॉडिफाई करने का ट्राई करो, तो मैं पूरी ट्राई करूंगा। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। देखो इसके अंदर अपने पास इसके इंट्रोडक्शन की बात करें, ठीक है, तो जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था उसके बिहाफ के ऊपर, जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था, रदरफोर्ड ने किया था, तो उसने उस बिहाफ के ऊपर न्यूक्लियस का साइज बताया था। उसने बताया था कि जो अल्फा पार्टिकल है जो जाकर के एक मतलब सेंटर से जाकर के टकराए, लगभग ऐसे सेंटर से जाके टकराए होंगे, जिसपे के ऊपर क्या होगा, सारा का सारा मास कंसेंट्रेटेड होगा और उसकी जो रेडियस होगी, उसका जो आकार होगा वो 10 की घात माइनस 15 मीटर ऑर्डर का होगा। मतलब लगभग एक फर्मी ऑर्डर का एक गोला है वहां पे, जिसके ऊपर क्या है, सारा का सारा मास क्या है, कंसेंट्रेटेड है। तो उस आधार पर अपने देखें तो साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा अपने पास 10 की घात माइनस 15 मीटर, या मैं कह सकता हूं एक फर्मी। ये कैसे था कि जो नाभिक था अपने पास वो 10 की घात माइनस 10 मीटर, मतलब एक एमस्ट्रॉन्ग का गोला था, और उसके 1 लाख में भाग के अंदर कौन बसा हुआ था, न्यूक्लियस बसा हुआ था। न्यूक्लियस का साइज कितना हो जाएगा, 10 की घात माइनस 15 मीटर। न्यूक्लियस बना किससे होता है, नाभिक बना किससे होता है, नाभिक बना होता है तुम्हारे पास प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से मिलके नाभिक बना होता है। अब बात करते हैं कि एटॉमिक मास, जो तुम्हारे पास एटम होगा उसका मास किस तरीके से दिया जाएगा, एटॉमिक मास एंड कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। आणविक द्रव्यमान तथा नाभिक के कण, कि नाभिक किन किन कणों से मिलकर बना हुआ है, ये तुम्हारा टॉपिक रहने वाला है। अब देखो सबसे पहले क्या चीज देखी गई कि तुम्हारे पास जो केजी यूनिट है, मास द्रव्यमान मापने की जो केजी यूनिट है वो अपने आप में बहुत बड़ी है। तो इसकी हेल्प से तुम क्या नहीं कर सकते, किसी भी अणु का या परमाणु का या नाभिक का द्रव्यमान नहीं माप सकते। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक तुम्हें छोटी यूनिट लेके आनी पड़ेगी। वो छोटी यूनिट क्या कहलाई थी, वो छोटी यूनिट कहलाई थी एएमयू। क्या कहलाई थी, एएमयू कहलाई थी। और ये जो एक एएमयू था ये कैसे डिफाइन किया गया था, ये किया गया था कार्बन 12 परमाणु जो है, कार्बन 12 परमाणु के 12वें भाग,
12वें भाग के रूप में। मतलब कार्बन 12 परमाणु का भार कितना मान लिया, 12 AMU मान लिया, और इसके अंदर जब अगर आप 12 का भाग दे दोगे तो जो यूनिट आएगी वो क्या कहलाएगी, 1 AMU कहलाएगी, एक एटॉमिक मास यूनिट कहलाएगी। एटॉमिक का मतलब परमाणु, मास का मतलब द्रव्यमान, यूनिट का मतलब इकाई कहलाएगी। अब अपने 1 AMU कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो 12 कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, उसके अंदर 12 का भाग देना है, तो वो द्रव्यमान होता है 12 ग्राम। कितना होता है, 12 ग्राम। इसके अंदर भाग कितने का देना है, 12 का। नहीं, इस तरीके से नहीं होगा ये। देखो जो कार्बन 12 परमाणु है इसका द्रव्यमान कितना होता है। देखो एक बात सुनो, अपने पास तुमने ये देखा होगा कि 1 मोल कार्बन 12 परमाणु होता है ना, उसका द्रव्यमान कितना होता है, 12 ग्राम होता है। कितना होता है, 12 ग्राम। समझते हैं ना, आवर्त सारणी के अंदर जो इनके हेड के ऊपर जो मास लिखा होता है वो क्या होता है, अगर 1 मोल तुम कार्बन लोगे तो क्या होगा, तुम्हारे पास 12 ग्राम उसका द्रव्यमान होगा। तो 1 मोल का द्रव्यमान कितना हो गया, 12 ग्राम। या मैं कह दूं 6.023 गुणा 10 की घात 23 एटम का द्रव्यमान कितना हो गया, 12 ग्राम। या फिर 1 एटम का द्रव्यमान कितना हो गया, 12 ग्राम बटा 6.023 गुणा 10 की घात 23। तो 12 ग्राम बटा ये करोगे, इसका भाग लगाओगे तो अपने पास ये जो 1 AMU आएगा। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट आएगी कि एक एटम का द्रव्यमान कितना है। क्या है, एक एटम का द्रव्यमान कितना है, और ये निकल के आएगी अपने पास 1.67। इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं ताकि अपना टाइम थोड़ा और बचा रहे, ताकि लेक्चर की लेंथ है जो बहुत ज्यादा ना हो। 10 की घात -27 kg, इसमें आप डिवाइड करेंगे, ग्राम को आप केजी में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, आप चाहें तो करके देख सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब एक चीज और देखो, कार्बन 12 परमाणु के 12वें भाग, ये कितना आ गया, एक परमाणु का द्रव्यमान आ गया, और अपने को कितना चाहिए, कार्बन में 12 परमाणु के 12वां भाग चाहिए। तो इसके अंदर एक भाग किसका लगेगा, एक भाग 12 का और लगेगा। क्या समझे आप, 1 मोल का द्रव्यमान था 12 ग्राम, तो एक एटम का कितना आया, 12 बटा 6.023 गुणा 10 की घात 23। अपने को क्या चाहिए, यहां पे देखो कार्बन 12 का 12वां भाग, तो जो कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान आएगा उसके अंदर 12 का भाग और देना है, तो इसमें 12 का भाग अपने और देंगे, तो अपने पास क्या आंसर निकल के आएगा, एक AMU जो है, एक एटॉमिक मास यूनिट जो है वो कितनी है, 1.67 गुणा 10 की घात -27 kg है। मतलब एक एटम का मास है वो लगभग इतना होगा। ये मास किसका है, ये लगभग हाइड्रोजन एटम का मास है, जिससे तुम 1H1 या प्रोटियम से लिखते हो, उसका द्रव्यमान कितना है, 1 AMU है, 1.67 गुणा 10 की घात -27 kg। अब बात की जाए, अब देखो एक छोटी सी बात और बताऊं, ये जो मास है ये तुम्हें एग्जैक्टली मेजर करना हो तो इसके लिए क्या यूज करोगे, इसके लिए यूज किया जाता है मास स्पेक्ट्रोग्राफ। ये लिखना नहीं है, पूछेगा भी नहीं कोई, पर थोड़ा सा ऐसे जनरली ध्यान रखो, मास स्पेक्ट्रोग्राफ यूज करते हैं क्या, किसी भी एटम का द्रव्यमान एग्जैक्टली मापने के लिए। अब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की थोड़ी सी बात कर लूं कि ये तुम्हारे पास क्या है, एटम है, ये रहा पूरा, और एटम के अंदर यहां पे तुम्हारे पास क्या है, न्यूक्लियस है। तो जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर चार्ज कितना होगा, +Z होगा। ये पूरा एटम है और ये क्या है, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस को अगर बाहर निकाल लो, ये सपोज दैट तुम्हारा क्या है, न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना होगा, +ZE। कितना होगा, ZE। Z क्या है, इसका परमाणु क्रमांक, +E क्या है, प्रोटॉन का आवेश। और इसका टोटल मास कितना होगा, इसका मास होगा प्रोटॉन का मास, क्योंकि Z प्रोटॉन होंगे, प्लस A - Z इसमें क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, तो उनका मास। इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन होंगे इसके अंदर Z, और न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन होंगे इसके अंदर A- का Z। अब देखो एक बात और आती है, एक बात आती है कि हमें पता है आइंस्टाइन ने एक रिलेशन दिया था मास और एनर्जी के अंदर, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध दिया था, तो उसके अनुसार जो मास है उसको आप ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हो, ऊर्जा को आप मास में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जो AMU द्रव्यमान आया है इसके संगत ऊर्जा कितनी होती है, ये हम कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आगे जाकर के ये हमें कैलकुलेशन के अंदर बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा जब अपने न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये तुम्हारा टॉपिक हो जाएगा, एक AMU की संगत ऊर्जा, एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू 1 AMU।
1 AMU की संगत ऊर्जा कितनी हो जाएगी? देखो तुम इसे कैलकुलेट कर सकते हो, E इजिकल टू MC स्क्वायर से M क्या लिख दोगे? 1 AMU लिख दोगे। 1 AMU का मान 1.67 गुणा 10 की घात माइनस 27 kg, C स्क्वायर 3 गुणा 10 की घात 8 का स्क्वायर। इसको पूरा सोल्व करोगे, फिर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भाग दोगे, M का भाग दोगे, M मतलब मेगा का भाग दोगे, और इसको MeV में बनाओगे तो 1 AMU की संगत ऊर्जा जो होगी तुम्हारी कितनी आएगी? ये आएगी 931.5 MeV। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं। E कैसे निकलेगा? M का मान लिखोगे 1 AMU, 1.67 गुणा 10 की घात माइनस 27, C स्क्वायर का मान लिखोगे, कैलकुलेशन करोगे तो 1 AMU की संगत जो ऊर्जा होगी E, तो वो कितनी आ जाएगी? 931.5 MeV आएगी। ठीक है, मैं इसको कैलकुलेट करवा सकता हूं, इसमें कुछ भी नहीं है, पर लेक्चर तुम्हारा बड़ा हो जाएगा, तो एक क्रैश कोर्स ना रह के पूरा ही कोर्स बन जाएगा, तो तुम इतना बोर भी हो जाओगे इसके अंदर। तो इंपॉर्टेंट चीजें अपनी सारी डिस्कस करेंगे। मतलब अगर लेक्चर देखा है और सारी चीजें समझ में आई है तो कहीं भी तुम्हारा क्वेश्चन नहीं अटकेगा। अब देखो AMU यूनिट आ गई। अब इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन का मास लिख लो, प्रोटॉन का मास लिख लो और न्यूट्रॉन का मास लिख लो कि AMU के अंदर तीनों का मास कितना होता है। ठीक है, मैं थोड़े से छोटे लिखता हूं, तो आप जो लेक्चर है वो किस में देखें? लैपटॉप में देख लें या कंप्यूटर स्क्रीन में देख लें। बाकी मैं थोड़े से बड़े लिखने की ट्राई और भी कर लूंगा। तो देखो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास होता है 0.00055 U। U का मतलब क्या है? AMU ही है। U को AMU भी लिखते हैं। और ये प्रोटॉन हो जाएगा लगभग एक 0.002773 U, 1.0086 U। आप देख सकते हैं कि जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है वो बड़ा है इससे, प्रोटॉन के द्रव्यमान से। ये बात आगे जाकर के अपने काम आने वाली है, ये बात आगे जाकर के अपने काम आएगी। हमने ये डिस्कस कर लिया सारा का सारा कि 1 AMU की संगत ऊर्जा कितनी होती है। उसके बाद आता है कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। कि तुम्हारे पास न्यूक्लियस की कंपोजिशन क्या होती है? न्यूक्लियस किस किस से बना होता है? तो किस किस से बना होता है? प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। इस चीज को मैं ऐसे लिख देता हूं, न्यूक्लियस जो है वो किससे बनेगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन होंगे Z और न्यूट्रॉन होंगे A- का Z, जो अभी भी आपको बताया था। अब देखो प्रोटॉन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि प्रोटॉन जो है इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। प्रोटॉन जो है आपके पास, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? प्रॉपर्टी क्या होती है? चार्ज क्या होता है इसके ऊपर? +E। चार्ज कितना होता है इसके ऊपर? चार्ज मतलब आवेश इस पे कितना होता है? +E। इसका मास कितना होता है? द्रव्यमान वो होता है 1.67 गुणा 10 की घात माइनस 27 kg। यू में लिखना चाहो तो मास ऑफ प्रोटॉन आप लिख सकते हैं, ऊपर लिखा है अभी भी 1.0073 यू होता है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? 3 प्रॉपर्टी लिख दी। चौथी प्रॉपर्टी इसकी क्या हो जाएगी? ये एक क्या है? स्टेबल पार्टिकल है। स्टेबल पार्टिकल, स्थायी कण है। ये क्या है? एक ये स्थायी कण है। ठीक है, ये खुद से डीके नहीं होता है। क्या है? स्थायी कण है। आपको ये याद रखना है, स्थायी कण है। इसके आगे लिख सकते हो खुद से डीके नहीं होता, सेल्फली डीके नहीं होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है, इस पे क्या है? ये एक चार्ज पार्टिकल है। क्या है? चार्ज पार्टिकल है। तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत और मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र से क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्ट हो जाएगा, विक्षेपित हो जाएगा। अच्छा, प्रोटॉन को और भी क्या लिखते हैं? जो प्रोटॉन है इसे लिखते हैं अपने हाइड्रोजन का नाभिक 1H1। ये क्या है? हाइड्रोजन का नाभिक भी है। ये हाइड्रोजन क्या है? न्यूक्लियस है प्रोटॉन। इसके अलावा बस प्रोटॉन की हो गई। अब थोड़ी सी न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी की चिंता कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन के लिए आप खुद से लिख सकते हैं। न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? अभी भी ऊपर लिखवाया था 1.0086 U, वो आप यहां लिख सकते हैं। दूसरा चार्ज है कि इस पे, मैं इसी के कंपेयर लिख करके लिख देता हूं, है ना। इस पे चार्ज है क्या? चार्ज नहीं है, तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन का 0। मास की बात करें तो मास कितना हो जाएगा? लगभग इतना ही मास होता है। और एग्जैक्ट मास कितना होता है?
1.0086 ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद ये क्या है, एक अनस्टेबल पार्टिकल है। क्या है, अनस्टेबल पार्टिकल है। क्या है, न्यूक्लियस क्या है, एक अनस्टेबल पार्टिकल है जो खुद से भी क्या कर सकता है, डीके कर सकता है। तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा लिख दूं, अनस्टेबल पार्टिकल खुद से क्या कर सकता है, डीके कर सकता है। इसके अलावा बात करें, ये किस में यूज होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन में। न्यूक्लियर फ्यूजन में, हिंदी में लिखूं तो नाभिकीय विखंडन में यूज किया जाता है। नाभिकीय विखंडन में यूज किया जाता है। और ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रत्येक न्यूक्लियस का। जो न्यूट्रॉन है तुम्हारे पास, जो न्यूट्रॉन है इसको एन से लिखेंगे, ये एच एटम में नहीं पाया जाएगा। जो तुम्हारे पास 1H1 होगा ना, हाईएस्ट एटम, जो हाइड्रोजन एटम होगा सिंपलेस्ट, उसके अंदर तुम्हारा जो न्यूट्रॉन है वो नहीं पाया जाएगा। बाकी सभी एटम के अंदर, बाकी सभी एटम का क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब अपने पास आता है न्यूक्लियस का मास, कि न्यूक्लियस का मास कितना होता है टोटल, नाभिक का द्रव्यमान, जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कितना होगा। टोटल मास होगा, देखो टोटल मास आ जाएगा, जिसे कैपिटल एम से लिख लो, Mn न्यूक्लियस का मास। ठीक है, तो इसे लिखेंगे प्रोटॉन इंटू प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन इंटू न्यूट्रॉन का मास। तो ये क्या आ जाएगा, टोटल द्रव्यमान आ जाएगा। संख्या की बात करें, जेड प्रोटॉन होते हैं और ए माइनस जेड क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो इस तरीके से हमने मास भी देख लिया है। अब देखो, ये तुम्हें पता ही होगा कि जो एटम है उसके अंदर क्या होते हैं, जेड इलेक्ट्रॉन होते हैं और जेड ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, ताकि जो एटम है तुम्हारा वो हमेशा बैलेंस होके हमेशा क्या होगा, उदासीन होगा। तो यहां पे क्या लिखोगे, नाभिक हमेशा क्या होगा, धनावेशित। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, नाभिक है, सॉरी प्रोटॉन है, और जो परमाणु है वो हमेशा क्या होगा, उदासीन। परमाणु की बात कर रहा हूं मैं, धनावेश ऋणावेश की बात नहीं कर रहा हूं। अब तुम बोलोगे इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिया या इससे एक प्रोटॉन निकाल लिया तो ये तो धनावेशी ऋणावेशी हो जाएगा, वो तो आयन है ना। मैं परमाणु की बात कर रहा हूं, परमाणु हमेशा क्या होगा, उदासीन होगा। रीजन क्या है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन के आवेश मिलकर एक दूसरे को क्या कर देंगे, संतुलित कर देंगे। नाभिक हमेशा कैसे होगा, पॉजिटिव होगा, क्या होगा, धनावेशित होगा। ठीक है, अब बात आती है केमिकल सिंबल कि जो नाभिक है इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का संकेत। हिंदी बोल रहा हूं तो हिंदी भी आप लिख सकते हैं, नाभिक का संकेत। इसे दो तरीके से लिखते हैं, ZXA और ZXA। ये जो प्रतीक है ये किस में लिखा हुआ है, NCERT में लिखा हुआ है, तो आप ये वाला फॉलो कर सकते हैं। बाकी ये दोनों ही क्या है, सही है, बताने की जरूरत नहीं है। Z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, X क्या है, केमिकल सिंबल। केमिकल सिंबल मतलब रासायनिक प्रतीक इसका क्या है। जैसे कि मतलब मान लो कार्बन है तो कार्बन का रासायनिक प्रतीक क्या है, C है। तो मैं कार्बन के लिए लिख दूं, कार्बन के परमाणु संख्या कितनी है, 6, प्रतीक CA। द्रव्यमान संख्या कितनी है कार्बन की, 13 भी दिखते हैं और 12 भी लिखते हैं, तो 6C13। यहां पे A क्या हो जाएगा, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान संख्या होती है एक तरीके की। ठीक है, ये तुमने क्या देख लिया, प्रॉपर इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देख लिया। चार्ज क्या हो जाएगा, नाभिक के ऊपर प्लस ZE, परमाणु के ऊपर 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नाभिक पर चार्ज, नाभिक पर आवेश। अब देखो, अब तुमने न्यूक्लियस के बारे में देख लिया। अब न्यूक्लियस क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो अगला टॉपिक हो जाएगा अपने पास नाभिक के प्रकार। नाभिक के प्रकार, या तुम लिख सकते हो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस। मैं दोनों लैंग्वेज बोल रहा हूं, आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, नाभिक के प्रकार, इसके अंदर अपने पास पहला आ जाएगा, पहला आएगा इसके अंदर आइसोटोप, आइसोटोप्स। तो ये हो जाएगा समप्रोटोनिक,
इसको आप लिख सकते हो सम प्रोटॉनिक क्या होगा, जिसके अंदर प्रोटॉन की संख्या क्या हो, समान हो, जैसे कि 1h1 व 1h2। देखो प्रोटॉन समान है, द्रव्यमान संख्या डिफरेंस है, मतलब न्यूट्रॉन क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इसमें प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन इसमें कितना है, एक। प्रोटॉन इसमें कितना है, एक। न्यूट्रॉन की बात करूं तो इसमें न्यूट्रॉन कितना है टोटल, माइनस ये वाला 1 - 1 0, 2 - 1 1। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या समान है तो ये क्या कहलाया, आइसोटोप, सम प्रोटॉनिक। आइसोटोप लास्ट में क्या है इसके, देखो P आया है तो प्रोटॉन क्या होंगे, समान होंगे, ऐसे याद रख सकते हो। दूसरा आ जाएगा क्या, सम न्यूट्रॉनिक। ये हो जाएगा आइसोटोन्स, आइसोटोन्स। लास्ट में देखो क्या है, N आया ना लगभग, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोटोन्स। न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी तो ये हो जाएगा अपने पास 1h2 और 2he3। इसका एग्जांपल हो गया। न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 1 2, और इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, 2 - 1 1, इसमें 3 - 2 1। तो ये क्या हो गया, सम न्यूट्रॉनिक हो गया। जो तीसरा आएगा वो क्या आ जाएगा, संभारिक। संभारिक या जिसे तुम कहते हो आइसोबार या बार, आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होंगे, जिनकी जो तुम्हारे पास द्रव्यमान संख्या होगी, जिनकी जो द्रव्यमान संख्या होगी वो क्या होगी, समान होगी, जैसे कि 1h3 और 2he3। ये क्या है, ये ड्यूटेरियम है, ये क्या है, ये ट्राइटियम है, ये क्या है, हीलियम है। तो दोनों के लिए देखो ए का मान कितना है, इसके लिए भी 3 है और ए का मान इसके लिए भी कितना है, 3 है। तो ये क्या है अपने पास, संभारिक है। चौथा आ जाएगा अपने पास मिरर न्यूक्ली। मिरर MIRROR, मिरर न्यूक्ली या प्रतीप नाभिक। प्रतीप नाभिक बोल दो या दर्पण नाभिक बोल दो। इसमें क्या होगा, रिफ्लेक्शन पड़ेगा। रिफ्लेक्शन मतलब जो इसमें प्रोटॉन है वो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या होगी और जो इसमें प्रोटॉनों की संख्या है वो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। जैसे कि बनाए कोई एग्जांपल, 1h लिखना मत एक बार, 1h3 का मैं किससे बनाना चाहता हूं तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 1, और न्यूट्रॉन कितने हैं, 2। अब प्रोटॉन कितने लाने हैं, 2, न्यूट्रॉन कितना लाना है, 1, मतलब ऊपर तो 3 ही होना चाहिए। तो ये लो 2he3 बन गया ना। प्रोटॉन इसमें 2 है, न्यूट्रॉन इसमें 1 है, प्रोटॉन इसमें 1 और न्यूट्रॉन इसमें 2 है। तो मिरर न्यूक्ली क्या होगा, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। इसका ये 1 इसके इस 1 से बराबर होगा, इसका ये 2 इसके इसे 2 से बराबर होगा। तो इस तरीके से मिरर न्यूक्ली हो जाएगा। अगला क्या आता है अपने पास, मिरर न्यूक्ली के बाद आता है आइसोमर आते हैं शायद। क्या आता है, लिखा नहीं हुआ इसके अंदर, पर आइसोमर भी होता है, लिख लो, यहां लिखवा देता हूं, है ना, आइसोमर। आइसोमर, आइसोमर को शायद क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, शायद बहुलक बोलते हैं। ठीक है, इसकी इंग्लिश ही बताइए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं ऐसे लिखवा रहा हूं आइसोमर। आइसोमर में क्या होगा, सारी कंपोजिशन सेम होगी, प्रोटॉन सेम, न्यूट्रॉन सेम, मास सेम, बस क्या होते हैं, एनर्जी लेवल डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं, एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर जो होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो वो क्या होंगे, आपके आइसोमर्स होंगे। ओके, इसके बाद आता है साइज ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का आकार। मैं बस बोल दिया करूंगा क्योंकि डबल बार लिखने के अंदर दुगना टाइम वेस्ट होता है ना। नाभिक का आकार, जो टाइम बचेगा वो भी तुम्हारे ही काम आना है। ठीक है, यूट्यूब पे लेक्चर ही अपलोड होंगे उस टाइम के भी। नाभिक का आकार तो मैं बोल दिया करूंगा, कुछ कुछ चीजें लिख दूंगा, कुछ कुछ चीजें बोल दूंगा, आप नोट डाउन कर ले। नाभिक का आकार देखो, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो नाभिक की जो रेडियस है, नाभिक की जो रेडियस होती है वो क्या होती है, इसके परमाणु द्रव्यमान संख्या की 1/3 घात के समानुपाती होती है। क्या देखा गया कि जो नाभिक का आकार है, नाभिक की जो त्रिज्या है वो क्या होती है, इसकी परमाणु द्रव्यमान संख्या की 1/3 घात के समानुपाती होती है। जब समानुपाती का निशान हटेगा तो ये क्या आ जाएगा, R0 A⁻1/3। यहाँ पे R0 क्या है, एक नियतांक है जिसका मान होता है 1.2 फर्मी, या फिर 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर। और तुम्हें ऑर्डर पता ही है, आकार का ऑर्डर क्या होगा, फर्मी ऑर्डर होगा, या कह दो 10⁻⁻15 मीटर ऑर्डर का होगा। ठीक है, अब बात आती है कि ये चीज आई कहां से।
ये चीज आई कहां से, ये चीज देखो एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि इसकी जो वॉल्यूम होती है ना, इसकी जो वॉल्यूम होती है वो परमाणु द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होती है। इसकी जो वॉल्यूम होती है ना वो परमाणु द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होती है। जैसे ही परमाणु द्रव्यमान संख्या बढ़ती है नाभिक का आकार बढ़ता जाता है। समझ रहे हो ना, परमाणु द्रव्यमान संख्या बढ़ती है 1 से 2 से 3 से 4, मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, जैसे ही तुम आगे जाओगे उनकी वॉल्यूम बढ़ती है। जो वॉल्यूम है वो कैसे बढ़ती है, इसके परमाणु द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होती है। तो जो V है इसको कैसे लिखते हो, आयतन को 4/3 पाई आर क्यूब, इधर क्या है A, ये समानुपाती में चले जाएंगे कांस्टेंट जो है, तो R क्यूब समानुपाती क्या आया A, या R समानुपाती क्या आ जाएगा A की पावर 1/3। वो चीज मैंने यहाँ पे तुम्हें डायरेक्ट लिखा दी टाइम बचाने के लिए। ओके, यहाँ पे R क्या है, ये जो R है वो क्या है, आप लिख सकते हो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, A क्या है परमाणु द्रव्यमान संख्या। ओके, अपने चले आगे, R नोट क्या है कांस्टेंट जिसका मान कितना है 1.2 फर्मी बराबर 1.2 गुणा 10⁻⁻15। इसके बाद आती है नाभिक के आकार की बात कर रहे हैं, तो हमने किसकी बात कर ली, सबसे पहले नाभिक के त्रिज्या की बात कर ली। किसकी बात कर ली, नाभिक की त्रिज्या की। अब हम किसकी बात कर लें, न्यूक्लियर डेंसिटी की बात कर लें। न्यूक्लियर डेंसिटी की बात कर लें, नाभिकीय घनत्व की बात कर लें। नाभिकीय घनत्व की बात कर लें। अब देखो नाभिकीय घनत्व दो प्रकार से आप बता सकते हो। पहला घनत्व है, जनरल लाइफ में तुम घनत्व जब भी तुम्हें पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है, द्रव्यमान बटा आयतन, तो वो होता है द्रव्यमान घनत्व। कौन सा होता है, द्रव्यमान घनत्व। तो हम नाभिकीय घनत्व के अंदर दो बातें करेंगे, पहली नाभिकीय द्रव्यमान घनत्व और दूसरा नाभिकीय संख्या घनत्व। मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर कितना मास है, कितना केजी मास है, वो तो कहलाएगा द्रव्यमान घनत्व। एक मीटर क्यूब के अंदर कितने न्यूक्लियस है, कितने न्यूक्लियन है, न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, वो क्या कहलाएगा, नाभिकीय संख्या घनत्व। एक बात छोटा सा पॉइंट और लिख लो कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है ना, इनको कंबाइन रूप से क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। कंबाइन रूप से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलने की जरूरत नहीं है, इन्हें आप क्या बोलो, न्यूक्लियन बोल दो। तो नाभिकीय घनत्व है, सबसे पहले अपने क्या देखेंगे, नाभिकीय द्रव्यमान घनत्व। न्यूक्लियर डेंसिटी की बात करेंगे। देखो नाभिकीय घनत्व जो होता है ना वो वेरी करता है। वैसे वो क्या करता है, वेरी करता है। वेरी करने का मतलब नाभिक के सेंटर से लेकर के आप उसकी जब सतह तक जाओगे तो वो क्या होगा, अलग अलग हो सकता है। पर जो एवरेज न्यूक्लियर डेंसिटी होती है, जो एवरेज न्यूक्लियर डेंसिटी निकल के आती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो अपने क्या मेजर करेंगे, एवरेज न्यूक्लियर डेंसिटी। सबसे पहले एवरेज न्यूक्लियर मास डेंसिटी मेजर करते हैं, कितनी आ जाएगी, मास, टोटल मास कितना आएगा, द्रव्यमान संख्या इनटू एक प्रोटॉन का मास, ये क्या आ गया टोटल मास बटा वॉल्यूम V। तो ये A आ गया, ये प्रोटॉन का मास आ गया, वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 4/3 पाई R क्यूब। R क्यूब का मान तुम यहां से पुट कर दोगे, R क्यूब का मान पुट कर दोगे ना, क्या होता है R का मान R नोट A की पावर 1/3, तो R क्यूब का लिखोगे तो R नोट क्यूब और A, R क्यूब का क्या हो जाएगा A गुणा MP बटा 4/3 पाई, इधर हो जाएगा R नोट क्यूब और A से A गया। अब देखो प्रोटॉन का मास क्या है, कांस्टेंट, R नोट क्या है, कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, 4/3 कांस्टेंट। इन सब का मान जब पुट करोगे तो ये कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 2.29 गुणा 10⁻17। अब देखो ये क्या है, ऊपर मास है तो ये किस में आएगा, केजी में, तो केजी प्रति मीटर क्यूब। मतलब 1 मीटर क्यूब के गोले के अंदर 10⁻17 केजी क्या होता है, मास होता है। अगर न्यूक्लियस की बात करो तो ये क्या था, न्यूक्लियर मास डेंसिटी। अब हम क्या लिखेंगे, न्यूक्लियर नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी मतलब कि नंबर कितने हैं, कितने न्यूक्लियॉन्स हैं उसके अंदर, तो वो क्या हो जाएगा A। अब मास नहीं आएगा और नीचे क्या आ जाएगा 4/3 पाई R क्यूब। इसके अंदर से MP हटा दो, बस MP हटा दोगे तो ये आ जाएगा अपने पास, सीधी कैलकुलेशन कर दोगे, R क्यूब का मान लिख दोगे ना, R नोट क्यूब और A से A गया, R नोट का मान लिखना, सोल्व कर देना। तो जो संख्या की बात करोगे ये आ जाएगा अपने पास 10⁻44 न्यूक्लियन प्रति मीटर क्यूब। अरे इसे करके दिखाने की जरूरत नहीं है ना, 4/3 पाई R नोट क्यूब A,
और ऊपर क्या है ए से ए कट जाएगा, आर नॉट का मान लिखोगे, सोल्व कर दोगे तो क्या आ जाएगा 10⁻44 न्यूक्लियन प्रति मीटर क्यूब। देखो 1 मीटर क्यूब के अंदर 10⁻44 न्यूक्लियन है, तो तुम देख सकते हो कि न्यूक्लियन है जो न्यूक्लियस है उसकी डेंसिटी कितनी ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट को इंग्लिश में क्या लिखोगे, द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति, और इसी के साथ अपना एक टॉपिक और आ जाएगा, द्रव्यमान क्षति व बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा। बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा। मैंने इंग्लिश लिखी है, आप हिंदी मीडियम में लिखना चाहते हैं तो आप बंधन ऊर्जा लिख लेंगे इसकी जगह। अब देखो होता क्या है कि तुमने देखा कि एक जो परमाणु है, ठीक है, एक जो परमाणु है या एक जो नाभिक है उसके अंदर क्या है, मान लो 4 प्रोटॉन है और 5 क्या है, न्यूट्रॉन है, या 2 प्रोटॉन और 3 क्या है, न्यूट्रॉन है। तो जो नाभिक का कुल द्रव्यमान है, नाभिक का कुल द्रव्यमान है, इनके अलग अलग द्रव्यमानों के योग से हमेशा क्या मिलेगा, तुम्हें कम मिलेगा। समझे क्या मेरी बात? जैसे कि 2 प्रोटॉन है और 3 न्यूट्रॉन है, तो 2 प्रोटॉन का मास जोड़ दो और 3 न्यूट्रॉन का मास जोड़ दो, मास कंबाइन कर दिया। अब उस न्यूक्लियस का मास देखो, उस न्यूक्लियस का मास इस कंबाइन मास से हमेशा क्या होगा, कम होगा। कम होगा तो ये जो गायब हो गया मास, मास का जो अंतर आया है, ये मास कहां गया, ये जो मास गायब हो गया, इसी मास को कहते हैं द्रव्यमान क्षति। और द्रव्यमान क्षति होकर के जो द्रव्यमान क्षति है, द्रव्यमान का जो अंतर है, यही द्रव्यमान कहां काम आ गया, ये उन प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को बांधने के काम आ गया। मतलब जो द्रव्यमान क्षति है यही कारण बनती है किसका, बंधन ऊर्जा का। तो इसके अंदर तुम क्या लिख दोगे, ये बात मेरी समझ में आ गई। द्रव्यमान क्षति क्या है कि न्यूक्लियस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियंस है, उनका जो कुल मास करोगे, प्रोटॉन का मास प्लस प्रोटॉन का, फिर न्यूट्रॉन का प्लस न्यूट्रॉन का प्लस न्यूट्रॉन का, जो टोटल मास है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, ये नाभिक के द्रव्यमान से हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। इनमें क्या होगा, अंतर होगा। तो ये जो मास का अंतर है यही क्या कहलाता है, मास डिफेक्ट कहलाता है, द्रव्यमान क्षति कहलाता है। इसे किससे लिखते हैं, डेल एम से लिखते हैं। तो आपके लिए डेल एम क्या आ जाएगा, डेल एम बराबर, मैं थ्योरी नहीं लिख रहा है ना, थ्योरी लिखवा सकता हूं इसको लिखवाने के एक पेज की, पर कोई वैल्यू नहीं है उस चीज की। जेड एम पी प्लस प्रोटॉन का मास आ गया, अब न्यूट्रॉन का लिख दो, न्यूट्रॉन का आ गया। अब इसके अंदर से किसका मास घटा दो, न्यूक्लियस का मास घटा दो, तो डेल एम है, ये क्या आ गया तुम्हारे पास, द्रव्यमान क्षति आ गया। क्या आ गया, द्रव्यमान क्षति आ गया। अब इससे संबंधित क्या आएगी, ऊर्जा आएगी। वो ऊर्जा तुम्हारी क्या है, बंधन ऊर्जा है। क्या है, बंधन ऊर्जा है, बाइंडिंग एनर्जी है। अब देखो बाइंडिंग एनर्जी क्या काम आएगी, उन पार्टिकल्स को बांध के रखने के लिए। 2 प्रोटॉन है, 3 न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन तो बेचारे उदासीन है, कुछ नहीं कहेंगे, पर प्रोटॉन क्या है, धनावेशित है, तो वो बंधना नहीं चाहते, वो क्या चाहते हैं, एक दूसरे से दूर चला जाए। तो उन्हें बांध के रखने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वही क्या है तुम्हारे पास, बंधन ऊर्जा है। वो ऊर्जा कहां से आई, जो द्रव्यमान गायब हो गया ना, इसके संगत जो ऊर्जा होगी आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से, वही ऊर्जा तुम्हारी क्या है, बंधन ऊर्जा है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर बंधन ऊर्जा की बात करूं, ई बी बाइंडिंग एनर्जी या बंधन ऊर्जा, ये क्या आएगी, डेल एम। ये जो द्रव्यमान क्षति हुई है इसके करस्पॉन्डिंग जो ऊर्जा बनेगी वही तुम्हारे लिए क्या है, बाइंडिंग एनर्जी है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें लिखना चाहूं तो बंधन ऊर्जा किस क्या काम आएगी, नाभिक के कणों को, नाभिक के जो कण है ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, उनको बांध के रखने के लिए, बांधने के लिए। अब देखो एक बात सोचो कि किसी की बंधन ऊर्जा ज्यादा है, किसी की बंधन ऊर्जा ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, उसको बांध के रखने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है। किसी की बंधन ऊर्जा कम है, मतलब उसको, उसके जो पार्टिकल्स है, न्यूट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, उनको बांध के रखने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता है। बंधन ऊर्जा किसको बताती है, बंधन ऊर्जा इसको बताती है कि जो नाभिक है वो कितने स्ट्रोंगली बंधा हुआ है, कितनी मजबूती से बंधा हुआ है, इस चीज को बंधन ऊर्जा बताती है। अब देखो स्थायित्व की बात करें, कि हम आगे जाकर के इसकी भी बात करेंगे कि स्थायित्व है, कौन सा नाभिक स्थायी और कौन सा नाभिक अस्थायी है। तुम दो द्रव्यमान ऊर्जा वो क्या बोलते, बाइंडिंग एनर्जी करो भी पढ़ोगे, तो कौन सा द्रव्यमान, कौन सा नाभिक स्थायी और कौन सा नाभिक स्थायी नहीं है, तो वो कोई नाभिक स्थायी है या नहीं है, इसकी बात कभी भी बंधन ऊर्जा के बिहाव पे नहीं करेंगे। इसकी बात हमेशा किस पे करेंगे, बंधन ऊर्जा
पर न्यूक्लियन, बंधन ऊर्जा पर न्यूक्लियन के हिसाब से इसकी बात की जाएगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है, देखो प्रत्येक नाभिक के अंदर क्या है, जैसे एक छोटा नाभिक है 1H2, तो न्यूक्लियन कितने हैं? 2। एक बड़ा नाभिक है, मतलब मान लो Fe56, तो इसकी बंधन ऊर्जा तो बहुत ज्यादा होगी क्योंकि न्यूक्लियन बहुत ज्यादा है, और इसकी बंधन ऊर्जा क्या होगी? कम होगी, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियन ही 2 है। तो क्या तुम मास डिफेक्ट निकालोगे और क्या इसकी बंधन ऊर्जा निकालोगे, है ना? पर इसके लिए अगर तुम बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन निकालो, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कैसे निकलेगी? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बंधन ऊर्जा पर न्यूक्लियन कैसे निकलेगी? बंधन ऊर्जा में भाग दे दोगे किसका? न्यूक्लियनों की संख्या का, और न्यूक्लियनों की संख्या कितनी होती है? ए ही तो होती है, यही तो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो ए का भाग दे दोगे। तो जो नाभिक का स्थायित्व होगा वो किसके भी आप पे बताएंगे? बंधन ऊर्जा पर न्यूक्लियन के भी आप पे बताएंगे। इसमें आप ये चीज लिख सकते हैं, नाभिक का स्थायित्व है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के आधार पर बताया जाता है। के आधार पर बताया जाता है। ओके, अब देखो आगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ना, ये हमें बताएगा कौन सा नाभिक कितना स्थायी है। ठीक है, अब तो स्थायित्व की बात आ गई, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व की तरफ चलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कर्व की तरफ चलते हैं। तो आ जाओ, नई हेडिंग डालो, अगले टॉपिक, अगले पेज पे नई हेडिंग डालता हूं क्योंकि यहाँ पे ग्राफ आएगा नहीं। तो अब मैं क्या कर रहा हूं? बाइंडिंग एनर्जी कर्व बना रहा हूं, बंधन ऊर्जा ग्राफ बना रहा हूं। ठीक है, बंधन ऊर्जा ग्राफ जो है वो किसके बीच में बनता है? स्थायित्व कौन बताएगा? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब एक बात देखो, क्या देखो, जो मास डिफेक्ट आएगा, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन का द्रव्यमान किसमें है? यू के अंदर है, एएमयू के अंदर है। एएमयू के अंदर होगा तो इससे संगत जो बंधन ऊर्जा आएगी, एएमयू की संगत जो ऊर्जा आती है वो किसमें आती है? एमईवी में आती है। क्या आती है? एमईवी में आती है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होगी वो किसमें आएगी? एमईवी में आएगी। तो जो ग्राफ है तुम्हारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एमईवी, अब इसको हिंदी में लिखना हो तो आप हिंदी में लिख सकते हो, बंधन ऊर्जा पर न्यूक्लियन। ठीक है, एमईवी के अंदर है इसमें, और इधर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? परमाणु मास नंबर आ जाएगा, है ना, एटॉमिक मास नंबर। अब ये जो आप जब आप ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ कैसा आएगा? प्रैक्टिकल ग्राफ है, इसकी हेडिंग क्या डालोगे? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तथा परमाणु द्रव्यमान संख्या ए के मध्य ग्राफ। तो ये ग्राफ बनाओ, तो ये ग्राफ कैसा आता है? ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। एक मिनट, मैं तुम्हें ये नोट्स में थोड़ा अच्छे से नहीं है ग्राफ, थोड़ा सा इंटरनेट से देख के अच्छे से बना देता हूं मैं। बाइंडिंग एनर्जी जो कर्व है तुम्हारा वो कुछ इस तरीके से था। यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास हाइड्रोजन 1H2, यहाँ पे आ जाएगा 2He3 हीलियम। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट ही जाएगा लगभग ये। उसके बाद ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा, फिर वापस नीचे। ये कुछ इस तरीके से अपना ग्राफ आएगा। फिर ये आगे जाते जाते एक पॉइंट मैक्सिमम होगा और फिर ये लगभग स्ट्रेट रह जाएगा। इस तरीके से ग्राफ आता है। ये जो अंतिम पॉइंट है ये है अपने पास यूरेनियम 92U38, और यहाँ पे 1H2 है, ये 2He3 है। ये इसके बाद जो पीक है यहाँ पे ये 2He4 है। जो अगली पीक है ये है, जो ये वाली पीक है ये है 8 ऑक्सीजन 16 की पीक। ये अपने पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। यहाँ पे जो ए है वो किसको दर्शाता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियंस को दर्शाता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, इस ग्राफ को क्या करेंगे, क्या कहता है ये ग्राफ, इसके हम पॉइंट लिख लेंगे। ये क्या कह रहा है देखो, कुछ कुछ इसके अंदर क्या बनी हुई है,
पीक बनी हुई है। क्या बनी हुई है? पीक बनी हुई है। इसका मतलब क्या है कि इनका जो स्थायित्व है जो किसके आधार पे मापा? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के आधार पे मापा। तो इनका जो स्थायित्व बोल दो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बोल दो, वो अपने पड़ोसी तत्वों से क्या है? पड़ोसी नाभिकों से क्या है? काफी ज्यादा है। ठीक है, अब देखो, और इस पॉइंट पे आने के बाद तुम्हारे पास जो ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व है लगभग क्या हो गया? कांस्टेंट सा हो गया। ठीक है, ये मैंने फिर भी थोड़ा सा चेंज कर दिया यहाँ पे, पर ये लगभग क्या हो जाता है? कांस्टेंट सा हो जाता है, लगभग इस तरीके का हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि इस लाइन के ऊपर आने वाले तत्वों की नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या है? पर न्यूक्लियन लगभग कांस्टेंट है। ठीक है, एक ही देखो यहाँ पे जो पीक बन रहा है वो किसका है? Fe56 का है। किसका है? Fe56 का है। मतलब अधिकतम बंधन ऊर्जा किसकी होती है? Fe56 की होती है। न्यूनतम बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन अधिकतम किसकी होती है? Fe56 की। न्यूनतम की बात करूं तो 1H2 की, ड्यूटेरियम की होती है। आगे अब देखो, इनकी बंधन ऊर्जा पर न्यूक्लियन क्या है? कम है। बीच वाले की क्या है? ज्यादा है। मतलब इधर से जब आप, थोड़ा सा पॉइंटर से समझाऊं क्या? देखो, जब आप इधर से इधर जाएंगे तो बंधन ऊर्जा पर न्यूक्लियन बढ़ रही है, और इधर से जब इधर जाएंगे तो भी बंधन ऊर्जा पर न्यूक्लियन बढ़ रही है। मतलब सारे चाहते हैं क्या है? स्थायित्व तो चाहते हैं। आप तैयारी क्यों कर रहे हो? जो मिले जिंदगी में थोड़ी स्टेबिलिटी आए, इसके लिए तो पढ़ रहे हो। ठीक है, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? यूट्यूब चले थोड़ा, ठीक है, थोड़े सब्सक्राइबर गेन हो, थोड़ा काम बढ़े, इसलिए मैं कर रहा हूं। तो सबको स्थायित्व ही चाहिए, तो इनको स्थायित्व चाहिए, तो ये क्या करेंगे? अपनी बंधन ऊर्जा पर न्यूक्लियन बढ़ाना चाहेंगे यहां जाकर के, और ये क्या चाहेगा? बंधन ऊर्जा पर न्यूक्लियन बढ़ाना चाहेगा इनकी तरफ जाके। ये क्या चाहेगा? बंधन ऊर्जा बढ़ाना चाहेगा, बंधन ऊर्जा पर न्यूक्लियन बढ़ाना चाहेगा। किसकी तरफ जाके? Fe56 की तरफ जाके, ताकि स्थायित्व क्या हो? बढ़े। इसी तरीके से ये इधर जाके बंधन ऊर्जा पर न्यूक्लियन बढ़ाना चाहेगा ताकि इसका भी स्थायित्व बढ़े। तो छोटे वाले क्या होना चाहते हैं? बड़ा होना चाहते हैं, और बड़े वाले क्या होना चाहते हैं? छोटे होना चाहते हैं। तो बड़े वाले छोटा होने के लिए क्या करेंगे? टूटेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? नाभिकीय विखंडन होगा। और ये वाले क्या करना चाहते हैं? जुड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? नाभिकीय संलयन होगा। मतलब चाहे नाभिकीय संलयन हो, चाहे नाभिकीय विखंडन हो, ये दोनों ही प्रक्रियाएं क्यों हो रही है? ताकि ये अपना स्थायित्व बढ़ा सकें, ये अपनी बंधन ऊर्जा पर न्यूक्लियन बढ़ा सकें। तो आप यहां पे लिख दोगे, ये जो परमाणु है क्या दिखाएंगे? नाभिकीय विखंडन, या तुम कह सकते हो न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन। और ये जो वाले जो नाभिक है वो न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। इनके बारे में एक दो पॉइंट है वो आप नोट डाउन कर लेंगे। नोट डाउन करो तो सम पॉइंट इससे निकल के आते हैं क्या? हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसकी है? Fe56 की है। मिनिमम किसकी है? मिनिमम है ये, ठीक है। मिनिमम किसकी है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 1H2 की है। और ये मैक्सिमम कितनी है? 8.8 MeV प्रति न्यूक्लियन। इसकी कितनी है? 1.1। इसकी 8.8 और इसकी शायद 1.1 है, ठीक है ना। 1.1 लिख लो, MeV पर न्यूक्लियन है, ठीक है। और जो मिड वाले नाभिक है, जो मिड रेंज वाले नाभिक है, इनकी नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या है? कांस्टेंट है। मध्य जो नाभिक है, मिड जो न्यूक्लियंस है, इनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है तुम्हारे पास? लगभग क्या है? नियत है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? सैचुरेशन कहते हैं। सैचुरेशन का मतलब क्या होता है? एक निश्चित स्थान पे चले जाना। तुम्हारे दिमाग में कहीं नहीं होता क्या कई बार कि पूरे दिन बहुत सारा पढ़ लो तो फिर क्या आ जाता है? सैचुरेशन आ जाता है। सैचुरेशन का मतलब क्या है? कि तुम उस पॉइंट से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, जिस पेज पे हो उसी पेज पे अटक जाते हो, तो उसे कहते हैं सैचुरेशन। तो यहाँ पे क्या हो गई? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मध्य नाभिकों के लिए क्या है? नियत है। इसे कहते हैं संतृप्तता या सैचुरेशन। और ये नाभिकीय बलों की कौन सी प्रॉपर्टी को दर्शाता है? सैचुरेशन प्रॉपर्टी को दर्शाता है, ठीक है। तो इसकी सहायता से तुम लिख भी दोगे, मैं सीधा लिख देता हूं, है ना।
ये क्या करता है, मध्य नाभिकों के अंदर जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, नियत है, संतृप्तता आ गई, सैचुरेशन आ गया। ये नाभिकीय बलों की कौन सी प्रॉपर्टी को दर्शाता है, नाभिकीय बलों की संतृप्तता प्रॉपर्टी को, संतृप्तता को दर्शाता है। संतृप्तता प्रॉपर्टी मतलब कि एक टाइम के बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बड़ी 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 एक टाइम के बाद जाके क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो नाभिकीय बल भी एक बार साथ बाद में क्या हो जाएंगे, बीच के अंदर जाकर के कांस्टेंट हो जाएंगे, संतृप्तता आ जाएंगे। मतलब एक नाभिक दूसरे नाभिक से जुड़ा, न्यूक्लियर फोर्स बढ़िया और जुड़ा बढ़िया और जुड़ा बढ़िया, बहुत ज्यादा जुड़ जाएंगे, फिर क्या हो गया, संतृप्त हो गए। अब एक आकर के और जुड़ेगा, इतना फर्क नहीं पड़ेगा नाभिकीय बल के अंदर, नाभिकीय बल में कह दो या बंधन ऊर्जा में कह दो, ठीक है, एक और आगे और जुड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे कहते हैं संतृप्तता। अब देखो ये लाइट वाले नाभिक है, जो लाइट वाले हल्के नाभिक जो है वो क्या करेंगे, लाइट न्यूक्ली, लाइट न्यूक्ली, ये जो हल्के नाभिक है वो क्या करेंगे, नाभिकीय संलयन करेंगे। और जो भारी नाभिक है, इस साइड में जो भारी नाभिक थे जिनके लिए ए का मान बहुत ज्यादा था, वो क्या करेंगे, नाभिकीय विखंडन करेंगे। ठीक है, इसमें आप यहां भी लिख दो, मैं तो इसलिए यहां लिख देता हूं ताकि मुझे थ्योरी ना लिखनी पड़े, तुम लिख लोगे ना खुद से कि लाइट न्यूक्लियर हल्के नाभिक नाभिकीय संलयन करेंगे और भारी नाभिक है वो नाभिकीय विखंडन करेंगे। और दोनों ही प्रक्रियाएं, विखंडन कह दो या संलयन कह दो, कौन सा विखंडन और संलयन, नाभिकीय वाला। नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन क्यों हो रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ाने के लिए होते हैं, बढ़ाने के लिए। क्यों, क्योंकि इन वालों की कम है, बीच वालों की ज्यादा है, इन वालों की कम है, बीच वालों की ज्यादा है, तो ये वाले टूट के इधर आएंगे विखंडन करके, ये वाले टूट करके इधर जाएंगे। सब अपना क्या चाहते हैं, स्थायित्व बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, या ब्रैकेट में लिख दो, स्थायित्व बढ़ाने के लिए, स्थायित्व बढ़ाने के लिए सारा का सारा काम हो रहा है। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे पूरी की पूरी। मैंने सारे टॉप पॉइंट इसके अंदर कवर कर लिए हैं, थोड़ा सा पीछे जाके देख भी लेना, मैंने बहुत सारी बातें बोली और सारी की सारी बातें इंपॉर्टेंट है, उनको आप लिख भी सकते हो। मैं इतना नहीं लिखवाता ताकि लेक्चर बहुत बड़ा नहीं हो, वरना ये न्यूक्लियर फिजिक्स और रेडियो एक्टिविटी है, 4 घंटे पे चला जाएगा। उसके बाद अपने पास आता है न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय ऊर्जा की बात कर ली। अब अगला जो टॉपिक आता है वो आता है नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल। नाभिकीय बल की प्रॉपर्टी लिखवाता हूं सीधी सीधी। ये क्या होते हैं, अकेंद्रीय बल। कौन से होते हैं, अकेंद्रीय बल, इंग्लिश में नॉन सेंट्रल। नॉन सेंट्रल मतलब देखो, ये जो कुलाम फोर्स होता है वो कहां लगता है, सेंटर की तरफ। मतलब ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, तो इसको कहां खींचेगा, अपनी तरफ, सेंटर की तरफ। ये अरे ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस है, तो कहां खींचेगा, सेंटर की तरफ। ये प्लस है, ये प्लस है, तो कहां धक्का देगा, सेंटर से दूर। मतलब सेंटर की तरफ या सेंटर से दूर की तरफ काम करता है। इस तरीके से ये तुम्हारा क्या बोल गया मैं, जो विद्युत बल होता है तुम्हारा, विद्युत बल होता है, कुलाम बल होता है, वो ऐसे काम करता है। प्लस है, प्लस को सेंटर से दूर भेजेगा, प्लस है माइनस को सेंटर की तरफ खींचेगा। तो जो विद्युत बल है या कुलाम बल है वो कैसे है, केंद्रीय है। पर नाभिकीय बलों के लिए ऐसा नहीं है। तो नाभिकीय बल कैसे होते हैं, अकेंद्रीय बल होते हैं। अकेंद्रीय बल होते हैं। एक ये देखो, नाभिक के अंदर जो एनर्जी होती है, नाभिक की जो एनर्जी तुम्हें मिल रही थी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो किस ऑर्डर की थी, एमईवी ऑर्डर की थी। सोचो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो एनर्जी थी वो ईवी की थी और यहां कौन सी है, एमईवी की है। नाभिक कितना होता है, तुम्हारे सामने जो जितने भी पदार्थ हैं उनके अंदर तुम्हारा मोलिक्यूल है, उसमें एटम है, उसमें न्यूक्लियस है। उस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है, एमईवी है। मतलब जो तुम्हारा नाभिकीय बल है वो क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। नाभिकीय बल कैसा है, बहुत ही मजबूत बल है। नाभिकीय बल कैसा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है, बहुत ही क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ये नाभिकीय बल की दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद आता है चार्ज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट हिंदी में लिखना है तो लिख लो चार्ज स्वतंत्र। चार्ज स्वतंत्र, चार्ज स्वतंत्र या आवेश स्वतंत्र। आवेश से स्वतंत्र होता है, मतलब चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में देखो, चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में देखो, और चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में देखो, ये बल हमेशा कैसे लगते हैं, एक जैसे लगते हैं। नाभिक के अंदर जाते ही नाभिक के बल को ये पता नहीं लगता कि ये प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है। तो प्रत्येक दो न्यूक्लियॉन्स के मध्य
ये बल कैसा लगता है, हमेशा एक जैसा लगता है। और ये बल कितना है, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग कितना है कि जो नाभिकीय बल है, न्यूक्लियर फोर्स है, वो क्या है, 100 गुना है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फोर्स का। ठीक है, जो ईएमएफ लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगते हैं, उनसे 100 गुना है। और 10 की घात 38 गुना बड़ा है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। इसके अलावा इनकी जो रेंज है वो क्या है, रेंज इनकी जो परास है वो क्या है, बहुत कम है। ऐसा नहीं है इसके और इसके बीच में न्यूक्लियर फोर्स लग जाएगा, नहीं, इनकी परास क्या है, फर्मी ऑर्डर की है, 10 की घात -15 मीटर, 1 फर्मी, ये इनका ऑर्डर है। इसी के बीच में क्या लगते हैं, न्यूक्लियर बल काम करेंगे। अब देखो न्यूक्लियर बल के लिए एक रेंज होती है। क्या रेंज होती है, देखो अगर तुम्हारी जो दूरी है, दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में दूरी है, वो क्या है, 1.5 फर्मी से कम है, 1.5 फर्मी से 0.8 फर्मी तक है, तो ये बल कैसा होगा, आकर्षण प्रकृति का होगा। कैसा होगा, आकर्षण का। इससे पास आओगे तो ये बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। आर क्या हो जाए, 0.8 फर्मी से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो ये बल कैसा हो जाएगा, प्रतिकर्षण प्रकृति का हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, और क्या था इसके अंदर, न्यूक्लियर फोर्स कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, सैचुरेशन प्रॉपर्टी बताई थी ना, कि जो नाभिकीय बंधन ऊर्जा पर न्यूक्लियर बीच में जाके कैसे हो जाती है, कांस्टेंट, सैचुरेशन प्रॉपर्टी। संतृप्तता का गुण, हिंदी में लिख दो संतृप्तता का गुण, प्रॉपर्टी। ठीक है, कि बीच में जाकर के इसमें सैचुरेशन प्रॉपर्टी जाती है। सैचुरेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि एक बार मतलब मान लो 20 न्यूक्लियॉन्स जुड़ गए, अब इसमें आकर के एक जुड़ेगा तो इनकी बंधन ऊर्जा पर न्यूक्लियॉन में इतना फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पहला आएगा वो दूसरे के पास में है तो यही सो इफेक्ट करेगा, तीसरा आएगा वो इन दोनों के पास में है। अब 50 जुड़ गए और एक इधर आ रहा है, तो क्या इसके ऊपर सारे इफेक्ट डाल पाएंगे, नहीं इफेक्ट डाल पाएंगे, तो नाभिकीय बंधन ऊर्जा में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसे कहते हैं सैचुरेशन प्रॉपर्टी। तो सैचुरेशन प्रॉपर्टी भी होते हैं। ठीक है, ये आ गया, नॉन सेंट्रल है, अकेंद्रीय बल होता है। इसके बाद अपने पास एक अगला टॉपिक है छोटा सा, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी क्यों आया ये टॉपिक, नाभिकीय स्थायित्व है। क्या इस टॉपिक को आने की जरूरत थी, इस टॉपिक को आने की जरूरत ऐसे थी, देखो कि तुमने देखा होगा, रफली बताऊं तो हाइड्रोजन, हीलियम, 2He3 मान लो, 4 मान लो, यूरेनियम के आ जाओ। देखो इसमें क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, बराबर है। इसमें क्या है, प्रोटॉन ज्यादा, न्यूट्रॉन क्या है, कम है। इसके अंदर जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो प्रोटॉन की संख्या से बहुत ज्यादा है। क्या है, बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो प्रोटॉन होंगे, इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 92, और न्यूट्रॉन कितने हैं, इससे घटा लो, 138 और 8 146, इसमें न्यूट्रॉन है। ठीक है, ये क्या है, प्रोटॉन है। तो जैसे जैसे तुम आगे जाते हो आवर्त सारणी में, जैसे जैसे तुम आवर्त सारणी में जैसे जैसे तुम आगे जाओगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है, एकदम से तेजी से बढ़ रही है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, पर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे। लेकिन नाभिकीय बल तो सब में ही काम करेगा। इसलिए स्थायित्व बढ़ने के लिए, उस रिपल्सन को कम रखने के लिए न्यूक्लियॉन्स के नंबर तो बढ़ेंगे पर प्रोटॉन के नंबर नहीं बढ़ेंगे। क्या समझे आप, कि न्यूट्रॉनों की संख्या तेजी से बढ़ती है क्योंकि वो न्यूक्लियर फोर्स में तो भाग लेंगे, योगदान करेंगे, लेकिन अपने पास जो ये क्या बोलते हैं कूलाम फोर्स है उसमें योगदान नहीं करेंगे। इसलिए न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो प्रोटॉनों की संख्या से थोड़ी ज्यादा तेजी से बढ़ती है। ठीक है, इस चीज को अब लिख लो, थोड़ा सा हल्का सा बारीक सा लिख लो। देखो तबीयत अभी भी थोड़ी सी हल्की सी है ना, फिर भी खराब है, गला ठीक नहीं होता है, तो बीमारी का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। जो अगर आप एक बार आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ गया तो वो लगभग आपके 10 दिन खराब कर देता है, तो आप थोड़ा सा ये भी ध्यान रखें। मैं भी काफी टाइम तक लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया था इसकी वजह से। अब देखो, तो स्टार्टिंग के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर होते हैं। 1H2 की बात कर लो, 2He4 की बात कर लो,
प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या बराबर थी, पर लास्ट में जाते जाते प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो गड़बड़ा जाती है, न्यूट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। रीजन क्या है? प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्सन है, इसलिए न्यूट्रॉनों की संख्या को बढ़ना पड़ेगा। इसी कहते हैं नाभिकीय स्थायित्व है। इसी नाभिकीय स्थायित्व को बताने के लिए अगर तुम ग्राफ बनाओ न्यूट्रॉन की संख्या में और प्रोटॉन की संख्या में, तो ये जो तुम्हारा ग्राफ है वो P = N, जब बराबर होंगे तो कैसा आना चाहिए था? स्ट्रेट लाइन आना चाहिए था, पर ये ग्राफ आता कैसा है? ये ग्राफ ऐसा आता है। ये कौन सा है? न्यूट्रॉन रिच रीजन है, ठीक है। ये क्या है? प्रोटॉन रिच रीजन है। यहाँ पे क्या है? न्यूट्रॉन ज्यादा है, यहाँ पे क्या है? प्रोटॉन ज्यादा है। ओके, और जो N/Z का मान है, मतलब N/Z, इसको P बोल दो, Z बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या और परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं। तो N/Z जो है इसका मान इनिशियली तो क्या रहेगा? 1 रहेगा, और बाद में धीरे धीरे N का मान बढ़ने लग जाएगा। तो इसका जो मान है तुम्हारे पास, ये जो स्टार्ट तो किससे होगा? 1 से होगा, पर कहां तक चला जाएगा? 1.6 तक चला जाएगा, ठीक है ना। N/Z का मान स्टार्टिंग के लिए तो 1 होगा, और बाद में कहां तक पहुंच जाएगा? ये 1.6 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। जब Z की बात करें 83 से ज्यादा हो और जो द्रव्यमान संख्या है वो 209 से ज्यादा हो, तो ये मान कहां जाएगा? 1.6 के लगभग चला जाएगा। ये किसकी निशानी है? स्टेबल न्यूक्लियस की निशानी है। किसकी? स्टेबल न्यूक्लियस की, स्थायी नाभिक की। ठीक है। अब देखो ये क्या है? न्यूट्रॉन रिच है, ये प्रोटॉन रिच है। जब न्यूट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो ये किस में चेंज होने की ट्राई करेंगे? प्रोटॉन में चेंज होने की ट्राई करेंगे। तो न्यूट्रॉन है वो किस में जाएगा? प्रोटॉन, ये प्लस है, प्लस इलेक्ट्रॉन, तो न्यूट्रॉन किस में गया? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन के अंदर। और यहां अगर प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे तो ये किस में जाएंगे? ये जाएंगे पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन के अंदर। तो ये होता है तुम्हारे पास बीटा नेगेटिव डीके, बीटा नेगेटिव 6, ये होता है बीटा पॉजिटिव 6। ये आगे जाके थोड़ा सा और भी आएगा, है ना, कि न्यूट्रॉन रिच रीजन है। अगर न्यूट्रॉन ज्यादा हो गए किसी के अंदर तो न्यूट्रॉन किस में बदलेगा? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में, माइनस प्लस न्यूट्रल हो जाएंगे। ये प्लस है तो प्लस और न्यूट्रल प्लस रह जाएंगे। तो प्रोटॉन होगा वो न्यूट्रॉन में चेंज हो जाएगा, और जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में भी चेंज हो सकता है। ओके, ये क्या है? न्यूट्रॉन रिच, ये क्या है? प्रोटॉन रिच। प्रोटॉन रिच होगा तो ये इस लाइन के लिए N=Z लाइन पे जाने के लिए बीटा प्लस 6 करेगा, और ये बीटा माइनस 6 करेगा N=Z लाइन पे जाने के लिए। ठीक है, ये क्या है? ये स्थायित्व की रेखा है। क्या है? स्थायित्व की रेखा। इस रेखा में जो है वो क्या है? स्थायी है, स्थायित्व की रेखा। ओके, चलते हैं आगे। अब तुम्हें यहां से एक बात ये भी पता चल गई, N/Z का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है? N/Z है, इसका मिनिमम मान तो कितना हो सकता है? 1। N/Z का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है? 1.6। ये भी आप थोड़ा सा नोट डाउन रखेंगे। इसके बाद आता है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग फैक्टर भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है ये क्या होता है कि न्यूक्लियस का एग्जैक्ट मास माइनस इसकी द्रव्यमान संख्या के कारण मास बटा इसकी द्रव्यमान संख्या, इसका जो अनुपात है डेल m बटा a, ये क्या कहलाता है? पैकिंग फ्रैक्शन कहलाता है। ये आपको लगभग रटना ही है। ठीक है, F बराबर इसका मास माइनस इसका द्रव्यमान संख्या के कारण मास बटा द्रव्यमान संख्या के कारण मास। द्रव्यमान संख्या का इसके अंदर भाग लगाओगे तो क्या आ जाएगा? पैकिंग फैक्टर आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो AF बराबर m माइनस का a इधर ले जाओ तो m बराबर a कॉमन ले लो, F प्लस 1 आ जाएगा। F प्लस क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। F का मान अलग अलग हो सकता है, ये थोड़ा सा याद करने वाला सा है। ठीक है, तो A का मान, F का मान क्या हो जाएगा? 0 भी हो सकता है। 0 कब होगा? जब m बराबर a, क्या हो? m बराबर a हो। ये प्लस भी हो सकता है जब क्या होगा? m बड़ा होगा a से। ये माइनस भी हो सकता है जब m क्या होगा? छोटा होगा a से। ठीक है, तो जब ये पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा अपने पास? a लेस देन 20 वाला केस होगा। मतलब जो द्रव्यमान संख्या है वो तुम्हारी 20 से कम जब होती है तो जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और नाभिक क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। जब ये नेगेटिव होगा पैकिंग फैक्टर तो तुम्हारे जो नाभिक होंगे वो क्या होंगे? स्थायी होंगे। स्थायी कौन से थे? स्थायी बीच वाले थे।
और इधर वाले क्या थे, अस्थायी थे, और इधर वाले भी क्या थे, याद करो ग्राफ के अंदर, कहां गया ग्राफ, ये वाले क्या है, अस्थायी है, ये वाले भी क्या है, अस्थायी है। अरे पॉइंटर से बताऊं क्या, ये वाले अस्थायी हैं, ये वाले अस्थायी हैं, तो इन दोनों के लिए जो पैकिंग फैक्टर है वो क्या होगा अपने पास, पॉजिटिव होगा, ठीक है, बाकी के लिए क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो a लेस देन 20 और a ग्रेटर देन 180 दोनों के लिए क्या है, अस्थायी है, और a का मान अगर 20 से लेकर के 180 के बीच में रहेगा तो अपने पास वो पैकिंग फैक्टर आएगा, वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और ये नाभिक कौन से कहलाएंगे, स्थायी नाभिक कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे, स्थायी नाभिक कहलाएंगे। इसके बाद अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है रेडियो एक्टिविटी। क्या आता है, रेडियो एक्टिविटी। ये जो रेडियो एक्टिविटी टॉपिक जो है, रेडियो सक्रियता जिसे कहते हैं, रेडियो सक्रियता, ये अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा, 1 घंटे से बड़ा जब हो जाएगा तुम थोड़ा सा बोरिंग फील करोगे, है ना। तो इसलिए रेडियो एक्टिविटी अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। वो लेक्चर भी इसके जस्ट बाद अपलोड हो जाएगा जब भी मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, और तब तक तुम ये लेक्चर अच्छे से देखना, इसके नोट्स बनाना। उम्मीद करता हूँ आपको सभी चीजें समझ में आई होगी। आपने जो भी सजेशन दिए है कि सर हिंदी इंक्लूड कर लो, ठीक है, लेक्चर की लेंथ ज्यादा बड़ी मत रखो, उसको मैं सबको ही कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी पूरा सपोर्ट बनाए रखें, खुद के फोन से, घर वालों के फोन से, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर लेक्चर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कराएं, है ना, ज्यादा से ज्यादा अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।